पहले से कही और मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी नहीं, एक सीट पर 1000 मोदी, 1000 अमित शाह अगर मतलब काम करें तब भी ये चुनाव नहीं जीत सकते अगर बैलेट पेपर से और पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा दिया जाए तो। उन्हें मालूम है कि देश की जनता उनके बहुत बुरी तरह से खिलाफ है। आज की तारीख में ये जो आरएसएस के जो बंधे बंधाए वोटर है, इनके अलावा देश में कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, कोई भी। सबके सामने पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। सो सिवाय बेईमानी के, और वो भी बेईमानी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, गुलाम इलेक्शन कमिश्नरों के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से और वोटर लिस्ट में हेराफेरी के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी करा के ही ये जीत सकते हैं। इसीलिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। और मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस बार जिस तरह की ये बेईमानी और जो करेंगे, पूरा नीतीश के साथ में रह के नीतीश का सफाया करेंगे। राजनीतिक रूप से नीतीश का चैप्टर खत्म हो जाएगा और बिहार में बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने के लिए बनाकर आएगी और उसके बाद नीतीश के जो एमपी हैं उन सबको अपने साथ मिलाएगी और नीतीश की पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी, ये मोदी जो है, मोदी और अमित शाह दोनों उस रास्ते पर चल रहे हैं। यही महाराष्ट्र में किया और अब उससे भयानक स्थिति है और अब सबके सामने है सारी चीजें। तो क्या वोटर लिस्ट तो रिवाइज हो भी चुकी है पहले, तो क्या इन्होंने धांधली कर चुके होंगे या ये पब्लिक को ऐसी मूर्ख बनाने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो धांधली करनी है बिहार के लिए, जो धांधली इन्होंने करनी है, जितनी वोटें जिनकी काटनी है, जितनी वोटें बीजेपी की बढ़ानी है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको आप इस तरह से समझें, 24 तारीख को यानी 24 जून को शाम को 7, साढ़े 7 बजे इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये 11 दस्तावेज मांगे गए और पूरा बताया गया कि गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का होगा और उसके लिए डेट दे दी 25 तारीख यानी अगले दिन सुबह। मतलब आप मानो कि 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे बाद काम शुरू। भाई 12 से 14 घंटे बाद काम कैसे शुरू हो जाएगा? तुम शाम को अगर दे रहे हो तो उसके लिए बाकायदा तैयारी होगी, जो बीएलओ हैं उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उसके लिए फॉर्म भी छपेगा, फॉर्म वहां पहुंचेगा। पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म ऑलरेडी हर जिले में पहुंच चुका था, पहले ही छप चुके हैं। इसका मतलब यह है कि डिक्लेयर इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे किया है। उसके लिए सारी तैयारी, फॉर्म छपना है, बीएलओ की ट्रेनिंग है या जो भी कुछ है, ये पहले ही कर चुके हैं। तो इस कदर क्या ये पारदर्शिता है? इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता है। इलेक्शन कमीशन का काम ही यह है कि इलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। और चौथी इसमें सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जरूरी है ये। और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। ये 4 काम हैं उसके मेन। लेकिन जब इस तरह से अभी जब ये इलेक्शन कमीशन, नया इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या नाम है, गुप्ता जो बना है, ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो बना है, तो ये जो है जब आया तो इसने कहा कि हम 18 जो काम है हमें वो करने हैं। लेकिन उन 18 कामों में इसका कहीं कोई वो नहीं था। जो ये कर रहा है गहन पुनरीक्षण, इसका कुछ भी वो नहीं था। लेकिन अचानक ये सब कुछ किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको नहीं बताया गया, उनके सामने इस चर्चा नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया और ये सारी चीज की गई। तो पहले से तैयारी सब कुछ कर रखी है और इसकी घोषणा तब की है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है। और अब जिस तरह की बात कर रहा, अब देखिए दोगली बात कर रहा, कह रहा कोई भी आप जो केवल फॉर्म भर के दे दो। पहले कह रहा है कि 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा वही देने हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 87 से पहले हुआ है और 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है उनको, और 2 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक के जिनके जन्म है उनको बाकायदा दे रखा है। इन 11 में से प्रमाण पत्र आपको देने होंगे और 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको उसकी कॉपी करा के वो देनी पड़ेगी, लगा के देनी पड़ेगी। और इस सब के कारण जो भी कुछ हो रहा है, लगभग 3 करोड़ वोटर साफ हो जाएंगे। तो जितने वोट जोड़ने थे
जितने वोट काटने थे इसकी तैयारी पहले ही कर चुकी है। ये तो केवल नौटंकी हो रही है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को सिर्फ इसमें उलझाने के लिए। मेरा तो मानना बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये है। नहीं तो अगर ये सब नहीं होता तो 24 तारीख की शाम को कर रहे हैं, 25 से काम शुरू होगा तो फार्म कहां से आएंगे? फार्म छपने में 2 4 10 8 करोड़ फार्म छप रहे हैं। अरे 8 करोड़ फार्म छपने में कुछ तो दिन लगेंगे, 2 4 6 10 दिन, हफ्ता, कितनी भी पूरे देश की मशीनें चलाओगे फिर भी एक दिन तो लगेगा ही लगेगा। पर वो तो पहले से ही सब कुछ तैयार है, डॉक्यूमेंट है नहीं। तो ये सारी चीज है बहुत सुनियोजित तरीके से बेईमानी को अंजाम देने के लिए की जा रही, बिहार का चुनाव जीतने के लिए की जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो जब ये नागरिक नहीं थे तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, तो ये 2024 का इलेक्शन भी कैंसिल होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और मोदी जैसे को निकाल के बाहर करना चाहिए। मोदी सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहिए, बाकायदा रिपोर्ट देनी चाहिए, राष्ट्रपति को देनी चाहिए, क्योंकि ये नागरिक जो जिन लोगों ने वोट दिए उनका पता नहीं वो नागरिक थे नहीं थे, इसलिए जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि भाई कौन कौन नागरिक है तब तक चुनाव नहीं होगा। इसलिए जो सरकार चुनी गई है, जो इलेक्शन हुआ 2024 का, वो इलेक्शन कैंसिल हो, हरियाणा का इलेक्शन कैंसिल हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल हो, वहां की सरकारें खत्म हो, केंद्र सरकार खत्म हो, और उसके बाद में पहले नागरिकता का करो, देन उसके बाद में जो सारी चीजें होंगे। जब तो ये होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना। सो आप दूसरी बात यह है कि 2003 के दौरान ही, जब 2003 में इसकी गहन पुनरीक्षण हुआ था और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अब हमें आगे इसका गहन पुनरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक का हमारे पास में सारा डाटा डिजिटलाइज है, सब हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें जो भी नए जुड़ेंगे वो जोड़ दिए जाएंगे, जिनकी डेथ होगी उनका काट दिया जाएगा, जो इधर से उधर ट्रांसफर होगा उनका उस तरह से सेट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें तभी कह दी गई, तो अब क्यों किया जा रहा? ये सिर्फ इसलिए कि मकसद इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इनको पूरी तरह से दोयम दर्जे का व्यक्ति बनाने की कवायद है। इनकी नागरिकता खत्म करने का यह सारा षड्यंत्र है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है। लोग कहते हैं क्या ऐसा, मैं क्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि SC, ST, OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ में माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इन सब की नागरिकता खत्म करके और इन सब से हर अधिकार छीनने की ये सारी कवायद है जो कुछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डले हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और आज राहुल गांधी भी बिहार में थे, बिहार में चक्का जाम था, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी काफी विपक्ष के जो नेता हैं वो बिहार में आज उन्होंने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इसमें? सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है। एक तो यही है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, यानी 10 तारीख को सुनवाई है, जैसा रिक्वेस्ट की गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जल्दी सुनते हैं, तो कल 10 तारीख को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो यह है कि स्टे कर सकती है इस सारी चीज को, और उसके बाद में क्योंकि सब कुछ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 1995 का जजमेंट है, जो जजमेंट बाद में भी 2 बार माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही माना। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप इसके बहाने नागरिकता की जो जांच नहीं कर सकते, आप कौन देश का नागरिक है नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है, इसकी सारी जो कार्रवाई की जा रही है सबको खत्म कर सकती है। रही राहुल गांधी जी की कि आज वो वहाँ बिहार में थे, पटना में थे, तेजस्वी जी के साथ में और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं। सो मैं कह ही चुका हूं और मैं कह रहा हूं कि केवल एक दिन बिहार बंद करने से नहीं, इस देश को पूरी तरह से बंद कर दो, सड़क पर उतरो, जनता को उतारो, संघर्ष करो, जब तक मोदी एंड कंपनी इनको सत्ता से उतार के फेंक नहीं दिया जाए तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। जन आंदोलन खड़ा करो। देश की स्थिति सिर्फ जन आंदोलन से ही सुधर सकती है, अब बाकी कोई इसको सुधार नहीं सकता। शासन प्रशासन तो पूरी तरह से गुलाम है ही, पूंजीपति उनके साथ में है, अंधाधुंध पैसा है, उनका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, और मीडिया पूंजीपतियों के कब्जे में है, पूंजीपतियों ने खरीद लिया तो सरकार के साथ में है, और
आरएसएस और ये सब मनवादी मानसिकता के लोग इस देश को पूरी तरह से अपने चंगुल में रखना चाहते हैं और बाकी लोगों को तबाह करना चाहते हैं। इसलिए जन आंदोलन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अदालतें भी जो उन्हें करना चाहिए, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो वो कर रही हों। आगे की भी स्थिति मुझे पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अदालत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जन आंदोलन इसके माध्यम से देश को बचाया जा सकता है। तो जितने भी नेता हैं उनको जन आंदोलन के विषय में सोचना चाहिए और सभी को, जितने भी चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक विचारक हों, राजनीतिक पार्टियां हों, जो भी लोग हों, उनको लेकर इकट्ठा करके जन आंदोलन देश में करना चाहिए। केवल तभी देश बच सकता है, भारत तभी बच सकता है, अन्यथा बचेगा नहीं। आपके माध्यम से शायद एक आरटीआई लगाई गई थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के नागरिक कैसे हैं, तो आरटीआई में जवाब आया कि नरेंद्र मोदी का जन्म यहाँ हुआ है इसलिए वो भारत के नागरिक हैं। हाँ, तो हमने वो सर्कुलेट की थी बाकायदा। हमने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जन्म से जो इस देश का नागरिक है तो हम कहाँ पैदा हुए? हम कोई पाकिस्तान में पैदा हुए या अमेरिका में या जर्मनी में पैदा हुए या इंग्लैंड में पैदा हुए या रूस में पैदा हुए? कहाँ हुए? इस देश में जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। बहुत सीधी सी बात है। अगर मोदी नागरिक है तो बाकी सब लोग भी नागरिक हैं। हमने बाकायदा सर्कुलेट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों तक बहुत दूर तक पहुंचा वो। आज भी लोगों ने वो फॉर्म जो है रखा हुआ है। एक छोटा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सुथरा चुनाव लड़के इलेक्शन कभी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? वो हमेशा इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं कि किसी की वोट कटवा दीजिए, कहीं दंगे करवा दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए, या सेना के नाम पे? क्या अपने काम पे कभी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकते हैं? काम किया हो तो जीतेगा, काम तो कुछ किया नहीं है। देश को बर्बाद करने के अलावा, जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के अलावा कोई काम किया नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तो रग रग में बेईमानी, झूठ, भ्रष्टाचार, धोखा, यही सब कुछ बहता है। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सत्ता की हवस जिसकी इतनी मजबूत, इतनी प्रबल हो कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी के भी सामने झुक सकता है और देश की जनता के खिलाफ कोई भी बुरे से बुरा कदम उठा सकता है, वो इस तरह का व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं। ईमानदारी से अगर चुनाव करा लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। आज की तारीख में स्थिति ये है, यही स्थिति है। इवन बेईमानी से वो हार ही गया था, इसी बार हार गया था 2024 में। और वहां से जो बनारस है, आप देखो तीसरे राउंड की जब गिनती निकल के बाहर आई तो 26,000 वोटों से नरेंद्र मोदी पीछे था। उसके बाद फिर उसकी गिनती नहीं आई और उसके बाद में आया कि 1.5 लाख वोटों से जीत गया। तो हार तो उसकी यही है कि जो पहले 4.5 लाख से जीता था, अब 1.5 लाख से जीता। जो इतने वोटों से जीतने की बात कर रहा था, वो बड़े बेईमानी से 1.5 लाख वोटों से जीता। उसका तो आए जीतने का तो मतलब ही नहीं है। तो बेईमानी से जीत के उनके मन में क्या खुशी मिलती होगी? नहीं, खुशी नहीं। देखिए, सत्ता की हवस ऐसी होती है कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसे खुशी उसी से नहीं, बस बने रहना है। जिसका पूरी तरह से नैतिक पतन हो चुका हो, उस व्यक्ति के लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। ईमानदारी, लोगों का सुख दुख, इस देश की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान मजदूर उनकी बेहतरी, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके सामने लोग मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। एक और छोटा सा सवाल, जैसे नोटबंदी हुआ था तो क्या पूरे देश में वोटबंदी होने वाली है? बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी समय वोटबंदी हो सकती है और ये एक्चुअल में उसकी शुरुआत कर दी गई है। और अगर आपके पास में वोट का अधिकार नहीं, अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं, यहां यह समझने की जरूरत है। मैंने ये बात सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान पूरे देश में हर अपने उसमें समझाई थी कि अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, और इस बार इलेक्शन कमीशन नागरिकता सिद्ध करने के लिए वो जो 11 जो लिस्ट है, 11 तरह के दस्तावेज है, उनकी बात कर रहा है। उनमें से अगर है और वो इस देश के 60% लोगों के पास नहीं है, सो वो अगर होंगे तो आप नागरिक हैं। और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। गांव के वार्ड मेंबर से लेके
प्रधानी का, ब्लॉक का, जिला पंचायत का, नगर पालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, किसी का भी चुनाव लड़ने का आपको अधिकार नहीं है। और अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो इस देश में कुछ भी खरीदने बेचने का आपका अधिकार नहीं है। कोई नौकरी पाने का आपका अधिकार नहीं है। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो कोई जमीन जायदाद आपकी हो नहीं सकती। आपकी जमीन, आपका घर, मकान, दुकान सब जब्त कर लिया जाएगा। बैंक में आपका पैसा वो सब जब्त कर लिया जाएगा। आप बैंक में खाता नहीं खोल सकते अगर आप नागरिक नहीं हैं तो। और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो किसी भी तरह का आपको इस देश में अधिकार नहीं है और आपको पकड़ के डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। वहां आपकी बुरी तरह से मौत हो जाएगी। ये है सारी कहानी, ये सारी कवायद यही है। ये सब कुछ इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। जनता से एक छोटी सी क्या अपील? बहुत सिंपल सी अपील, समझो इस बात को। बार बार सब लोग समझा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और भी लोग, सब लोग कह रहे हैं, इस बात को समझो। अगर समझ जाओगे तो समझकर सड़क पर उतरो, आवाज बुलंद करो। हर कोने से, देश के हर कोने से आवाज आनी चाहिए। न तो तुम बचो, न तुम्हारी औलाद बचे, और नागरिकता तो खत्म होगी, सारे अधिकार खत्म होंगे। और जो तुम्हारा हाल होगा, अभी तो नागरिक हो, जब तुम्हारा इतना बुरा हाल है, तुम्हारी नौकरी छीन ली गई, तुम्हारा रोजगार खत्म कर दिया गया, तुम्हें भिखारी बना दिया गया, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, शिक्षा तुम्हारे बच्चों की पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी पुलिस वाला कभी भी कहीं भी किसी को उठा के ले जाता है, किसी का एनकाउंटर कर दे, कुछ कर दे, किसी को मार दे, कहीं कुछ नहीं, कोई भी सुनने कहने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, कहाँ के गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडों की तरह काम करते हैं। ये उनकी भाषा, संविधान की शपथ लेकर ये उनका हाल है। समझना पड़ेगा, इस बात को समझो। जन आंदोलन के लिए तैयार करो खुद को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को जन आंदोलन के लिए तैयार करो। और जन आंदोलन से ही देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। बाकी मर्जी आपकी है। मुझे तो यही समझ में आता है, यही बात। जब ये एनआरसी का जो वो आया था, बिल आया था, तो उस समय मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन करा था। लेकिन आज तो ये सभी वर्ग के नागरिकों की नागरिकता खतरे में आ गई है। नागरिकता उस समय भी सभी की खतरे में थी, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। लोगों को जिस तरह से भरमाएगा, लोग सिर्फ यही समझते रहे कि ये केवल मुस्लिम समाज की नागरिकता का ख्याल। मैं तब भी उस समय कहता था कि नहीं, मुस्लिम समाज की नहीं, ये हर किसी की नागरिकता का सवाल है, हर किसी की। इसलिए हर किसी को साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। भला हो मुस्लिम समाज का, और विशेषकर मुस्लिम समाज की माताओं, बहनों, बच्चियों का, महिलाओं का, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन किया, सरकार को झुकाया। तो आज तो सबके सामने ही आ रहा है भाई। अब तो बिहार चुनाव के माध्यम से और ये जो गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसके माध्यम से अब तो सबके सामने आ रहा है कि तो नागरिकता तो सबकी खत्म करने जा रहे हैं। अभी तो बिहार में है, इसके बाद अगले साल जो चुनाव होंगे उससे पहले पूरे 6 राज्यों में होना, फिर पूरे देश में होना है। तो ना उत्तर प्रदेश बचेगा, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले यहां पे होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, असम में चुनाव है, इसी तरह से हर जगह है। तो हर पूरे देश में सब कुछ होना है, तो सबकी नागरिकता खतरे में है भाई। जिसके पास, बता दिया ना, जिसके पास ये कागज नहीं है उसकी नागरिकता, वो नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता खत्म, बात खत्म। आज जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से धोखा दे रहा, विज्ञापन छपवाता है 6 तारीख को, पूरे पेज पे विज्ञापन छपवाता है कि आपको कोई जरूरत नहीं कागजों की, आप ऐसे ही जमा कर दो, बाद में कर देंगे। और फिर कहता है शाम को ये आता कि नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं कहा, सारे कागज देने पड़ेंगे। तो इस तरह से धोखा दिया जा रहा है लोगों को, और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को एक तरह से जाल फेंक के फंसाया जा रहा है कि कैसे वो ले लो और उसके बाद में मांगते रहो, और उसके बाद में तुम्हारे हाथ में है, जिसके कागज नहीं आए उसकी नागरिकता खत्म करो, छुट्टी, यही सब कुछ हो जाएगा। तो इसको समझने की जरूरत है। ये हर किसी की जिंदगी, हर किसी के परिवार की जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है।